Assalamu alaikum everyone. वही दे दें, डोज आदि कर दें सुबह शाम। क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी, सब ठीक ठाक है? ईशा ऑलवेज प्रेजेंट। टॉप फैन का बैच मिला हुआ आपको। बाकी आवाम किधर है? बाकियों को आवाज़ नहीं आ रही मेरी। आज में हम लोगों ने टाइमिंग डिस्टर्ब की है, इस वजह से अभी आवाम कम है। चलें 2-4 मिनट वेट करते हैं। फिर हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? क्योंकि मुझे आप लोगों के कोई कमेंट्स नहीं आ रहे। आवाज़ आ रही है? एक एक कमेंट कर दें। मेरा दिल कर रहा है वो जो करंट अफेयर्स वाला हमने ग्रुप बनाया हुआ ना, उसको भी डिसबैंड कर दो। मतलब एक ग्रुप है उसमें 250 प्लस मेंबर्स हैं, दूसरा ग्रुप है उसमें भी कुछ 60-70 मेंबर्स हैं, और इधर क्लास में देखें कितने हैं। तो फिर वो ग्रुप बनाने का फ़ायदा, अगर उन्होंने क्लास ही अटेंड नहीं करनी तो। 1 मिनट और फिर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक हो गया। आज हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन होती क्या है, इवॉल्व कैसे हुई, और जिस स्टेज तक आज पहुंची हुई है, इस स्टेज तक कैसे पहुंची, ये काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। किधर गया है ग्लोबलाइजेशन वाला? बेसिकली अगर सिंपल टर्म्स में हम ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करना चाहें, लेमैन टर्म्स में अगर हम बताना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रोसेस का नाम है। किस चीज़ का प्रोसेस? इंटरेक्ट करने का और इंटीग्रेट करने का प्रोसेस। किन लोगों के बीच में, किन पार्टीज के बीच में। अब ये इंटरेक्शन और इंटीग्रेशन लोगों के बीच भी हो सकती है, कंपनीज के बीच भी हो सकती है, गवर्नमेंट्स के बीच में भी हो सकती है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में भी हो सकती है, ये किसी मतलब इस तरह की किसी सिनेरियो में भी हो सकती है। और इस प्रोसेस को इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का जो आप ये कह लें डोमेन है, वो इसको ड्राइव करता है। इसका ड्राइविंग फोर्स वो है, मतलब बस वो है जिसके बीच में ये सारा प्रोसेस ट्रेवल करता है। और
इस प्रोसेस को एड करना, यानी कि उस बस का पेट्रोल क्या है, दैट इज आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आम टर्म्स में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन among people, companies, governments, non-governmental organizations. It is a process driven by international trade and investment and aided by information technology. अब ये जो प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, हमने शुरू ही इस चीज से किया कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है, इसके एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट्स हैं, कल्चर्स के ऊपर इफेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स के ऊपर इफेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट्स हैं, किसी स्टेट की प्रॉस्पेरिटी के ऊपर इफेक्ट्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स की वेल बीइंग के ऊपर इसके इफेक्ट्स हैं, और ओवरऑल ग्लोबल सोसाइटीज के ऊपर ऑलमोस्ट हर लिहाज से ही इसके इफेक्ट्स हैं। बिकॉज इसमें इन्वॉल्व बंधु से लेकर, कंपनी से लेकर, गवर्नमेंट से लेकर, हर चीज ही इसमें इन्वॉल्व है। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन जिसको कि 20th सेंचुरी का 1900 से ऑनवर्ड जो सेंचुरी चली, उसका बिग आइडिया समझा जाता है कि इट इज अ वेरी क्या उसे कहते हैं, ह्यूज फिनोमिनन ऑफ 20th सेंचुरी। इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं की गई। हम इसको ये कह सकते हैं कि ये हमारे दौर का हमारे दौर की एक नॉर्म बनता जा रहा है, हमारे दौर की एक ऐसी चीज बनता जा रहा है जिसके बिना जीना नामुमकिन हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन के बगैर हमारा एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया से कट कर रहना इज बेसिकली एंटी ग्लोबलाइजेशन पर्सपेक्टिव। ठीक है कि आप जहां पे हो बस उसी कन्फाइंड प्लेस के अंदर अपने ही रिसोर्सेज में, अपने ही हालात में, अपने ही तरीके से जीते रहो, ना बाहर से कोई कल्चरल इन्फ्लुएंस लो, ना बाहर से कोई इकोनॉमिक सपोर्ट लो, ना इंपोर्ट्स हो ना एक्सपोर्ट्स हो, कुछ भी ना हो, अपनी हद तक महदूद होकर रह जाओ। ये एंटी ग्लोबलाइजेशन पर्सपेक्टिव है, जो कि ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। हम ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेट होते जा रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा करीब होते जा रहे हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान से आप लोग डिफरेंट लोकेशन से बैठे हुए हो, एंड वी आर टॉकिंग लाइक वी आर सिटिंग एक दूसरे के आमने सामने। और नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये लेक्चर्स भी पेड होते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा होता है, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ भी चल रही है, सर्कुलेशन ऑफ मनी चल रही है, टैक्स जनरेशन हो रही है, लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, आप लोगों की उस लर्निंग से आप लोग जॉब के प्रोसेस में जा रहे हो। तो इट इज अ वास्ट फिनोमिना, बहुत बड़ा एक फिनोमिना ये चल रहा है। ये जो टर्म ग्लोबलाइजेशन है, इसको मजीद अगर हम क्या उसे कहते हैं, कुरेदना चाहें, मजीद समझना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं, अब वो कल्चरल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, वो क्रिमिनल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, वो फाइनेंशियल हो सकते हैं, एनवायरमेंटल हो सकते हैं, किसी किस्म के भी एस्पेक्ट्स हैं जो ह्यूमन लाइफ के साथ रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट्स हैं, उन तमाम एस्पेक्ट्स में जो इंटरकनेक्टेडनेस है, एक दूसरे के साथ जो रेलिवेंस है, एक दूसरे के साथ जो वो मिक्सचर है, दैट इज ब्रॉडनिंग, दैट इज डीपनिंग एंड दैट इज स्पीडिंग अप। तीनों लिहाज से चीजें तेज भी हो रही हैं, इन डेप्थ भी हम लोग जा रहे हैं, और हमारे पास ब्रॉडर होराइजन जो है ना वो नजर आते हमें दिख रहे हैं कि हम लोग कैसे एक दूसरे के साथ करीब से करीब तक होते जा रहे हैं। इसको हम एक ग्लोबल शिफ्ट का नाम दे सकते हैं, जिसमें इकोनॉमिक फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, कल्चरल फोर्सेस, सोशल फोर्सेस, रिलीजियस फोर्सेस, हर तरह की फोर्सेस एक शेयर्ड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एरेना के बीच में परफॉर्म कर रही हैं। ये जर्नल एक कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का। जर्नली मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश की है। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई है जो जो बातें मैंने आप तक बयान की हैं? एक एक कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि तुहानू कुछ पल्ले पड़ रहा है।
एक चीज ध्यान में रखें कि हर सब्जेक्ट के हवाले से आपको सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी से वाकफियत होनी चाहिए, और वो टर्मिनोलॉजी से वाकफियत कब होती है? जब आप उस सब्जेक्ट को उसकी डेप्थ में पढ़ते हो, उस सब्जेक्ट की बेसिक्स को अंडरस्टैंड करते हो। अब ये जितनी भी मैंने टर्म्स बोली हैं, इंटरकनेक्टेडनेस की टर्म बोली है मैंने, कल्चरल इफेक्ट्स की बात की है मैंने, एनवायरमेंट, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, आपस में डीपनिंग ऑफ आइडियाज, डीपनिंग ऑफ स्पीडिंग अप ऑफ द वर्ल्ड, ये डिफरेंट टर्म्स मैंने यूज किए हैं। ये टर्म्स स्पेसिफिक हैं इस फील्ड के लिए, इस लेक्चर के लिए, इस टॉपिक के लिए। आप भी जब पेपर में बैठेंगे तो आप इसी तरह की टर्म्स यूज करेंगे, इंटीग्रेशन, इंट्रैक्शन, ये वाली टर्म्स, ताकि अगले को भी पता चले कि आप वेल वर्स्ड हो इस टॉपिक में। अब हम ये समझते हैं, अक्सर औकात ये बात समझी जाती है कि ग्लोबलाइजेशन कोई नया फिनोमिना है, कोई नई बात है, हमारी 20th सेंचुरी की या 21st सेंचुरी की इजाद है, जबकि ऐसा नहीं है। हजारों सालों से लोग, इनिशियली पहले लोग थे और लेटर ऑन डिफरेंट कॉरपोरेशंस, वो एक दूसरे से बाइंग कर रही हैं, चीजें खरीद रही हैं, वो एक दूसरे के साथ सेलिंग कर रही हैं, ठीक है। ग्रेट डिस्टेंसेस पे डिफरेंट लैंड्स हैं, डिफरेंट सिविलाइजेशंस थी, डिफरेंट लोग रहते थे जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते थे, एक दूसरे को से चीजें लेते थे, देते थे। जैसे हम लोगों ने, आप लोगों को इसके साथ वाकफियत है या नहीं है, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें ना, द सिल्क रोड, जो पुरानी सिल्क रोड थी, वो ईस्टर्न चाइना के कॉर्नर से स्टार्ट होती थी, पूरे चाइना में से गुजर कर, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से गुजर कर नीचे इंडिया में आती थी वो रोड, और देन वो नीचे मिडल ईस्ट में मूव करती थी, पर्शिया से होकर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में, वहां पे बाइजेंटाइंस और वो रोमन्स की तरफ जाती थी, फिर वहां से वो यूरोप और वो सारे रीजन में जाती थी। अब ये क्या था? बेसिकली एक इनिशियल फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन थी। ग्लोबलाइजेशन है क्या? एक चीज का एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे इस्तेमाल होना, या उस जगह से मूव करके पहली जगह पे इस्तेमाल होना। कोई ऐसे फिनोमिना जो उस जमीन के लिए मुख्तस ना हो, यानी कि वो चाहे कल्चर हो, वो ड्रेस कोड हो सकता है, वो आपकी लैंग्वेज हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है जो आपके एरिया से रिलेटेड नहीं है लेकिन स्टिल आपके एरिया में आई है, या आपकी जो लैंग्वेज, कल्चर, इस तरह की चीजें वो दूसरे एरिया में पनप रहे हैं, तो ये ओवरऑल इसी को तो ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो वो सेंट्रल एशिया, चाइना, यूरोप, मिडल ईस्ट, ये सारे कंट्रीज, ये सारे रीजन्स पहले भी कनेक्टेड थे। मिडल एजिस, जो ह्यूमन हिस्ट्री की मिडल एजिस है, उसके दौरान भी ये कनेक्टेड थे, सेंचुरीज पहले भी। अब सिर्फ इसकी इस्लाम की एग्जांपल ले लीजिए। कॉरपोरेशंस और इंडिविजुअल्स, एंटरप्राइजेस दूसरे ममालिक में जाके इन्वेस्ट करते थे। अगर आप बात करें हजरत उस्मान की, थर्ड कैलिफ ऑफ इस्लाम, हजरत उस्मान के मुख्तलिफ एरियाज में, वो अफ्रीका के एरियाज, वो पर्शिया के एरियाज, वो बाइजेंटाइंस के एरियाज, वहां पे डिफरेंट जगहों पे उनके विलाज थे, उनके अपने घर थे जहां पे वो जाके स्टे करते थे, जहां पे जाके वो इन्वेस्ट करते थे। वो उनकी अपनी, उस दौर के लिहाज से उनकी अपनी कंपनीज थी जो वहां पे ट्रेड कर रही थी और ये सारे काम चल रहे थे। हम ये भी कह सकते हैं, रियलिटी ये है कि बहुत सारे जो करंट ग्लोबलाइजेशन हमें जो नजर आ रही है, ये जो वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, ये इसके बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले भी थे और हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले भी एग्जिस्ट कर रहे थे। तो ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू फिनोमिना इन इट्स ट्रू एसेंस। हाँ, नाम हमने इसको अब दे दिया, और ये अपनी एडवांस्ड और मोस्ट एवोल्यूशनाइज्ड फॉर्म में अब पहुंच चुकी है, ये हम कह सकते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन की पुरानी हिस्ट्री है, पुराना ये चलता आ रहा है, कोई नई चीज नहीं है। यहां तक समझ आ गई? एक एक कमेंट कर दीजिए।
ठीक हो गया। अब आज का सिनेरियो क्या है? पिछले कुछ डेकेड से 4, 6, 8 डेकेड्स अगर आप पीछे चले जाएं, इनमें क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में या मल्टीपल कंट्रीज में ट्रेड चल रही होती है। क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट और माइग्रेशन इस हद तक हुई है कि हम ये कह सकते हैं कि दुनिया एक नए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फेज में एंटर हो रही है। मिसाल के तौर पर 1950 से लेकर अगर आज तक का मुआवजा किया जाए तो दुनिया की जो ट्रेड है उसका जो वॉल्यूम है वो 20 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। यानी कि 1950 में, मैं मिसाल देने लगा हूं, ये कोई रियल फैक्ट नहीं है, 1950 में अगर दुनिया की जो ट्रेड थी दैट वाज अराउंड $5 बिलियन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो इट हैज बिन डबल्ड, ट्रिपल्ड, पता नहीं कितने वो उसको कहें, 20 टाइम्स हो चुके हैं, वो 100 बिलियन हो गई है। और उसमें भी अगर आप छोटी सी मजीद एक छोटा सा चंक लें, 1997 से लेकर 1999 तक, जस्ट 2 सालों का अगर आप फ्लो देखें फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, वो 468 बिलियन से 827 बिलियन हो गया था, ऑलमोस्ट डबल हो गया था। एक हैं ऑथर हैं, एक राइटर हैं, थॉमस फ्रीडमैन या फ्राइडमैन, पता नहीं कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे। उन्होंने आज की ग्लोबलाइजेशन को किस तरह डिफाइन किया? उन्होंने कहा कि टुडेज ग्लोबलाइजेशन इज फार्दर, फार वाली, दूर वाली, फास्टर, तेज वाली, चीपर, सस्ती वाली, एंड डीपर, और हर जगह पे अपने पंजे गाड़ चुकी है। फार्दर, फास्टर, चीपर एंड डीपर हो चुकी है। मतलब व्हाट यू बाय, अगर कोई चीज पाकिस्तान में बने और वो आपको हो सकता है 50 रुपए की मिले, वही चीज चाइनीज वर्जन में आपको 30 रुपए की मिल जाती है। अब ये किस चीज के फ्रूट आपको मिल रहे हैं? दैट इज ग्लोबलाइजेशन। हालांकि उसमें कॉस्ट भी हुई, उसमें उस चीज ने ट्रेवल भी किया, उसके ऊपर टैक्सेस भी लगे, सब कुछ होने के बावजूद ये काम हुए कि वो सस्ता हो गया। तो चीपर उस सेंस में हम बात कर रहे हैं। ये जो करंट वेव है ग्लोबलाइजेशन की, ये उन पॉलिसीज की वजह से डेवलप हुई है जिसमें इकोनॉमीज ने डोमेस्टिकली, इंटरनेशनली अपने आप को ओपन किया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को वेलकम किया है कि आप यहां पे इन्वेस्ट कीजिए, अपनी इंडस्ट्री को पुश किया है कि बाहर के ममालिक में जाके इन्वेस्ट कीजिए। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो सिनेरियो है, स्पेशली जो पिछले 2 डेकेड्स हैं, उनमें बहुत सारी गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जिन्होंने फ्री मार्केट का इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया। ये जो दुबई का आप मिसाल ले लीजिए, जहां पे फ्री ट्रेड जोन्स दिए जाते हैं, जहां पे आपको टैक्स फ्री एक्सेस दी जाती है कि आप आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपसे 50 साल, 70 साल, 100 साल के लिए टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे। अब वो 50-70 जो साल गुजरते हैं, उसमें उस कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो यहां से यहां पे बूस्ट करके चली जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आ रही होती है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ये फ्री मार्केट सिस्टम जो इंट्रोड्यूस करवाया गया, गवर्नमेंट ने बहुत सारे, हम लोग एक लेक्चर लेंगे ट्रेड बैरियर्स के ऊपर भी, ट्रेड और इंटरनेशनल फाइनेंसेस के ऊपर भी एक लेक्चर हमने रखा हुआ है। उसमें हमें पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे इस तरह के एग्रीमेंट्स किए हैं जिसमें कोशिश की जाती है ट्रेड बैरियर्स को कम से कम किया जाए। ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं कि हर वो स्टेप जहां से आपकी ट्रेड ने गुजरना है, वो टैक्स भी हो सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो लोकल कल्चर हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट का सेटअप हो सकता है, वो कस्टम ड्यूटीज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, इनको ट्रेड बैरियर्स बोलते हैं। तो एवरी गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि अपने मुल्क के अंदर आने वाली इंपोर्ट्स या अपने मुल्क से बाहर जाने वाली एक्सपोर्ट्स के ऊपर ट्रेड बैरियर्स को कम से कम किया जाए, ताकि जो गुड्स में या सर्विसेज में या इन्वेस्टमेंट में जितनी ट्रेड है वो एनहांस हो सके। अब ये जो नई अपॉर्चुनिटीज फॉरेन मार्केट्स ने दी, अक्सर ममालिक ने दी, इसकी वजह से कॉरपोरेशंस ने
दूसरे ममालिक में जाके फैक्ट्रीज बिल्ड की, वहां पे प्रोडक्शन हाउसेज बनाए, वहां पे मार्केटिंग अरेंजमेंट्स की, फॉरेन पार्टनर्स के साथ इन्वेस्टमेंट में वो सारे चीजें मिले। यही वो वजह थी जिसकी वजह से इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस स्ट्रक्चर जो है वो कंबाइंड हो गया। उसमें ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर इज कनेक्टेड विद द नेक्स्ट पर्सन। हर बंदा एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अब ग्लोबलाइजेशन को के ड्राइविंग फैक्टर्स कौन से? व्हाट ड्राइव्स ग्लोबलाइजेशन अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, जिसमें फ्री मार्केट एक्सेस है, जिसमें फ्री ट्रेड जोन्स हैं, जिसमें आप ट्रेड बैरियर्स कम करते हो, जिसमें आप टैक्सेस कम करते हो, सारी चीजें। इनके साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज बीन द अदर प्रिंसिपल ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जितनी ज्यादा बेहतरी आईटी में आई है, जितनी ज्यादा लोगों की एक्सेस आईटी में हुई है। अब मैं यहां पे बैठकर अली बाबा से, हालांकि मैं बड़े रिमोट एरिया में, आजाद कश्मीर के रिमोट एरिया में रह रहा हूं, लेकिन यहाँ पे भी मुझे इंटरनेट 4G सर्विसेज अवेलेबल हैं, मेरे पास दूसरा लैंडलाइन इंटरनेट मौजूद है। उसकी वजह से कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेसेस आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो चुके हैं। मैं डायरेक्टली, बजाय इसके कि मैं यहां से राब्ता करूं गुजरात, गुजरात वाला राब्ता करे लाहौर, लाहौर वाला राब्ता करे कराची, और कराची वाला राब्ता करे चाइना वाले अपने किसी पार्टनर के साथ, और वहां से वो चीज आए इन इतने रास्तों से होकर यहां पे पहुंचे। अब मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं कि मैं डायरेक्ट राब्ता कर सकता हूं जो चाइना में चीज मैन्युफैक्चर कर रहा है। और ये सारा हुआ कहां से? इतने फार फ्लंग पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेशन कैसे हुई है, उनके साथ ट्रांसफर ऑफ एसेट्स कैसे हो रहा है, मैं अमाउंट कैसे ट्रांसफर कर रहा हूं, इकोनॉमिक ट्रेंड्स दुनिया के कैसे चेंज हो रहे हैं, सब कुछ आईटी की वजह से। जितना स्पीडी इंटरनेट है, जितनी स्पीडी कनेक्टिविटी है, उतनी ज्यादा कोलैबोरेशन हो रही है, उतने ज्यादा लोग कनेक्टेड हो रहे हैं, उतनी जल्दी रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। मैंने पिछले दिनों घड़ी मंगवाई अमेरिका से, मैं मिसाल आपको देने लगा कैसे ग्लोबलाइजेशन वर्क करती है। उन्होंने मुझे टाइम दिया, मैंने 23 तारीख को ऑर्डर दिया, उन्होंने मुझे कहा 26 से 28 तारीख के बीच बीच में घड़ी आपके पास पहुंच जाएगी। एग्जैक्टली 28 तारीख को घड़ी मेरे पास थी। अब इतनी दूर से एक चीज ट्रेवल करके थ्रू ऑल बैरियर्स, वहां पे जो ट्रेड बैरियर्स थे, यहाँ पे जो ट्रेड बैरियर्स थे, कस्टम ड्यूटीज थी, एयरपोर्ट था, पता नहीं क्या क्या था, सारे क्लियर करके मेरे तक पहुंच गए। अब इसको मजीद तेज भी किया जा सकता है। वो अगर आप वो DHL की एक्सप्रेस सर्विस लो, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस पे करो तो वो तीसरे दिन आपको मिल जाती है। ये सारा फैक्टर है क्या? मेरा राब्ता कैसे हुआ, मैंने उनके साथ उनको पे कैसे किया, बैंकिंग, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ का जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज टेक्नोलॉजी, दैट इज आईटी। सो ग्लोबलाइजेशन की बैकबोन हम कह सकते हैं आईटी को। अगर ये ना हो तो इतनी फास्टर, डीपर और ये चीपर ग्लोबलाइजेशन ना हो सकती। ये ओवरऑल एक था इसका ग्लोबलाइजेशन का आइडिया। लेकिन जहां पे इसके प्रोपोनेंट्स मौजूद हैं, जहां पे ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करने वाले लोग मौजूद हैं, जहां पे इसको आगे बढ़ाने वाले लोग मौजूद हैं, उसी जगह पे ग्लोबलाइजेशन के एंटी पर्सपेक्टिव भी मौजूद हैं। जो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं लोग, वो ये कहते हैं कि जो पुअर कंट्रीज हैं, उनके सिटीजन्स हैं, वो इकोनॉमिकली अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को राइज कर सकते हैं। जबकि ओपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने एक अनफैक्टर्ड इंटरनेशनल फ्री मार्केट बना दी है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को हो रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड को हो रहा है, लोकल एंटरप्राइजेस, लोकल कल्चर्स, लोकल इन्वेस्टर्स, कॉमन पीपल, उनको नुकसान हो रहा है। वो कहते हैं लोग इंटीग्रेट ज्यादा होते जा रहे हैं तो कल्चर्स बीच में से डिमिनिश होते जा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में, लाहौर में चले जाएं, आपको 70% लोग पैंट शर्ट में नजर आएंगे, शलवार कमीज कम होती नजर। ये जस्ट एक फिनोमिना है, मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूं। तो बेसिकली लोकल लेवल पर, गवर्नमेंटल लेवल पर मुख्तलिफ ऐसी हैं रिवायतें जहां पे ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट किया जा रहा है, जहां पे गवर्नमेंट्स मैनेज करती हैं फ्लो ऑफ कैपिटल किस तरह का होगा, लेबर कितनी फ्लो होनी चाहिए, गुड्स कितने फ्लो होने चाहिए, आइडियाज कितने फ्लो होने चाहिए, ताकि वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन जिस स्पेस पे चल रही है, इस स्पेस से उसको रोका जा सके। ऐसे लोग भी मौजूद हैं। मतलब उसके देयर आर प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड देयर आर कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एज वेल। तो वो कॉन्स क्या है, उसके एंटी पर्सपेक्टिव क्या है, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक आर्टिकल वो ग्रुप में शेयर करता हूं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कौन कौन से हैं।
आज का लेक्चर बेसिकली मैं बस इतना ही रखना चाह रहा था कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊं कि ये है क्या, और इसके साथ जो हमारे वो हैं, क्या उसे कहते हैं, मैं सिर्फ इसको लिमिटेड रखना चाह रहा था ग्लोबलाइजेशन तक, इसकी अंडरस्टैंडिंग तक। अब उसमें जितना डीप हम जाना चाहें जा सकते हैं। इसके पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, या हमारी एक शार्प स्टूडेंट है वो आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर देती हैं। ग्लोबलाइजेशन ज्यादा है रिलेटेड टू इकोनॉमी, ट्रेड, फ्लो ऑफ वेल्थ, फ्लो ऑफ पीपल, इस तरह की चीजें, फ्लो ऑफ आइडियाज। जबकि इंटरनेशनलाइजेशन क्या है, it is more related to governments, it is more related to integration between different states, non-governmental organizations, different international organizations, उनके बीच में जितनी इंटरेक्शन हो रही है मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली। चलें जी, अपना ध्यान रखें, खुशबाश रहें, दुआ में याद रखते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टेक केयर, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज।